नमस्कार मित्रों, क्रीमी लेयर को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया मानदंड निर्धारित किया है। तो ये क्रीमी लेयर क्या होता है, कौन से नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं, मंडल आयोग से ये किस प्रकार जुड़ा हुआ है, मंडलवाद से जिसको इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जो केस आया उससे किस प्रकार जुड़ा हुआ है, या अभी तक सरकारों ने जो समितियां गठित की गई थी रामनंदन समिति, उससे ये किस प्रकार जो है क्रीमी लेयर, वहां पर किस प्रकार के मानदंड है, ओबीसी का किस प्रकार के हिस्सा है ना। तो सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो आते हैं, समझते हैं इसको, क्रीमी लेयर को। अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ों में भी अगड़ा है ये क्रीमी लेयर। पिछड़ों में भी अगड़ा, पिछड़ों में जो पिछड़े होते हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगड़े होते हैं, जो आर्थिक रूप से अगड़े होते हैं पिछड़े वर्गों में, उन्हीं को हमने क्रीमी लेयर कहा। एक क्रीमी लेयर आया कहां से, समझना जरा। एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करता है और ये आयोग पहचान करता है कि समाज का कौन सा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है और जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ना, उस वर्गों की पहचान की जाती है। तो इसके लिए काका कालेलकर आयोग और एक मंडल आयोग गठित किया गया था। काका कालेलकर खैर 1953 में गठित किया गया था। तो जिसने जितना भी उसने जो है सिफारिश की, बहुत ज्यादा उसको मान्य नहीं दिया गया मान्यता। लेकिन जो मंडल आयोग गठित किया गया, मंडल आयोग जो है 1979 में गठित किया गया था और इसने जो है पिछड़े वर्गों की पहचान की। और पिछड़े वर्गों में इसने कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं उसको पिछड़े वर्गों में शामिल कर लिया जाए, और जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको जो है पिछड़ेपन का कारण बताया गया। ठीक है। अब इसी मंडल आयोग की जो है सिफारिशों को 1990 में सरकार ने क्या किया कि ओबीसी को, जो अदर बैकवर्ड क्लास था, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग था, उसको 27% आरक्षण की घोषणा कर दी जाती है। फिर जनरल जो वर्ग था, जो सामान्य वर्ग था, उसके द्वारा हो हल्ला किया जाता है कि क्यों ऐसा किया गया है ना, इससे असमानता फैलेगी वगैरह वगैरह। तो आंदोलन के दौरान देखा गया, फिर जो है 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। उन्होंने क्या किया कि इस वर्ग को खुश करने के लिए 1991 में ईडब्ल्यूएस का प्रावधान लाया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, चाहे वो जो है सामान्य वर्ग का ही एक हिस्सा था, 10% आरक्षण की जो है घोषणा कर दी जाती है। फिलहाल ये जो है ओबीसी का जो है रिजर्वेशन का मामला, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन का मामला, दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिए गया, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो एक डिसीजन आता है, एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, जिसको हम मंडलवाद कहते हैं, जिसको हम इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस कहते हैं। अब ये जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है 1992 का, इसी में जो है सारी चीजें डिफाइन की गई। यहीं से क्रीमी लेयर का जो है प्रावधान आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि जो रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए वो अदर बैकवर्ड की जो पहचान होनी चाहिए वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से होनी चाहिए। आर्थिक रूप से जो है पिछड़ेपन का जो है कारण अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है ये कहीं कहीं रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते, तो इसको मना कर दिया गया। जो 10% दिया गया था आरक्षण, उसको अवैध मान लिया गया, है ना। फिलहाल इतने समय जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ला करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक अलग प्रावधान किया गया है 10% आरक्षण का। तो 1991 में जो किया गया था, तब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उसको गलत मान लिया गया, ठीक है ना। और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का कारण बताया गया और कहा गया कि जो रिजर्वेशन की खैर सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पिछड़े में अगड़े हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ ना दिया जाए, उनको जो है उसी को उन्होंने क्रीमी लेयर कहा। उसी को उन्होंने क्या कहा, क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर ये जो है कहा गया कि सरकार के द्वारा कि एक मानदंड निर्धारित करे, आयोग गठित करे, और ये जो है आयोग इस पर अपनी जो है सिफारिशें दे कि कौन कौन से मानदंड के तहत क्रीमी लेयर को जो है कहा जाएगा या कौन वर्ग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहला, कि पिछड़ेपन का जो कारण है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से माना गया, आर्थिक रूप से जो है कमजोर वर्गों को नकार दिया गया। आरक्षण की जो सीमा, रिजर्वेशन की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है ना। और इसमें कहा गया कि जो पिछड़ों में अगड़े हैं उनको क्रीमी लेयर के दायरे में लाया जाए और सरकार का यह कर्तव्य होगा कि इस मानदंड को जो है वो परिभाषित करे आयोग के द्वारा। फिर 1993 में आयोग गठित किया गया और आयोग रामनंदन समिति गठित की गई। रामनंदन समिति या रामनंदन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और यही समिति क्या करती है, क्रीमी लेयर को जो है परिभाषित करती है और क्रीमी लेयर के मानदंड को निर्धारित करती है। मतलब पिछड़ों में जो अगड़ा है, जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो है अगड़ा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ों में अगड़ा है, उसी को हमने क्रीमी लेयर कहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कहा गया कि वह व्यक्ति जिसकी आय जो है, वह परिवार जिसकी आय 8 लाख रुपया से अधिक होगी वार्षिक आय, वो जो है क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। जो संवैधानिक पद हैं वो भी क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, व्यापारी हो गया, ये भी क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे। सेना में कर्नल हो गया, ये भी क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। लेकिन एकदम अस्पष्टता इसमें नहीं थी, है ना। अब सवाल है कि क्रीमी लेयर के दायरे में आपने कर दिया, लेकिन यहां पर दुरुपयोग बड़े पैमाने पर देखा गया। तो अभी जो कल परसों का जो डिसीजन आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया कि जो क्रीमी लेयर की पहचान है ना, केवल 8 लाख रुपए के आधार पर जो है ये सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी उसकी देखी जानी चाहिए, उसका पेशा देखा जाना चाहिए। अगर कोई भी सरकारी नौकरी है या पीएसयू में है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, या प्राइवेट नौकरी है, तो इनके बच्चों में विभेद नहीं किया जा सकता। अगर विभेद किया जा रहा है रिजर्वेशन को लेकर के, तो कहीं न कहीं अनुच्छेद 14, 15 और जो है अनुच्छेद 16 का वायलेशन होगा। तो ऐसे में जो है सामाजिक आर्थिक उत्थान, पेशा, सरकारी नौकरियां, उनके जो है सोशल स्टेटस, ये सब सारी चीजें जो है ध्यान में रखी जानी चाहिए क्रीमी लेयर को लेकर के। खैर, अब सरकारों का काम है कि इसको लेकर के जो है एक मानदंड निर्धारित करें
कानून बना करके देन जो है पिछड़ों में जो अगड़े हैं उनकी अच्छे से पहचान की जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक और गुजारिश है कि ईडब्ल्यूएस में भी कुछ जो है आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, तो आर्थिक रूप से जो अगड़े हो जाएंगे उनमें, तो उनको जो है निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो एससी एसटी हैं, इनमें भी जो पिछड़े हैं वो समझ में आता है, लेकिन इनमें भी क्रीमी लेयर का एक दायरा दिया जाना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में भी दिया जाना चाहिए, ताकि वाकई जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको रिजर्वेशन का लाभ मिल सके और एक समावेशिता, एक धारणीयता और एक समावेशी समाज सुनिश्चित हो सके, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और क्रीमी लेयर, ये सब पूरे प्रावधान आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं कभी किसी और मुद्दों के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।